बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। आज रास्ता बनाया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएगी। कृषि जगत में आपकी कोशिशें हमेशा कामयाब हों और आप नित्य नई मंजिलों को छुए, इसी उम्मीद के साथ हम अपना कार्यक्रम लेके हर रोज़ आपके साथ जुड़ते हैं ताकि कार्यक्रम के माध्यम से कुछ जानकारियाँ आपसे साझा कर सकें। आज भी कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अधिक उपज के लिए कराएं मिट्टी जांच। किसान 80 से 90% अनुदान पर कृषि सिंचाई योजना का ले लाभ। कद्दू की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज लेने के लिए किसानों से अपने खेतों की मिट्टी जांच करवाने की अपील की है। मिट्टी के नमूने की जांच की सुविधा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। जांच में आए परिणाम के आधार पर मिट्टी का उपचार और उर्वरक प्रबंधन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ किसान 80 से 90% अनुदान पर ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस पद्धति से कम पानी में अधिक क्षेत्रों में सिंचाई किया जाता है और फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में भी कमी आती है। किसान भाई दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें, साथ ही फास्फोरस और पोटास का प्रयोग ज़्यादा करें। इससे पौधा स्वस्थ होगा, जिससे रोग और कीटों का असर कम होगा। साथ ही बोरॉन और कैल्शियम का भी प्रयोग करें। इससे फसलों का विकास सही तरीके से हो पाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, ये जो चना है, दलहन है, इसमें आपको जो दलहनी क्रॉप है, इसमें नाइट्रोजन का आप कम से कम यूज कीजिए, लेकिन फास्फोरस और पोटास का यूज करने से आपका पौधा स्वस्थ होगा। इस पर जो बहुत सारे रोग हैं, जो बहुत सारे आपको कीड़े हैं, उनका प्रकोप कम हो जाएगा, खासकर पोटास के यूज से। ये लेकिन नाइट्रोजन अगर आप ज़्यादा दे देते हैं तो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, माने उसका जो ग्रोथ है प्लांट का, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो सकुलेंट हो जाएगा, कोमल हो जाएगा और उस पर इंसेक्ट के और पेस्ट का ज़्यादा अटैक होगा। इससे अच्छा है कि आप नाइट्रोजन का कम से कम यूज़ कीजिए, आप फास्फोरस और पोटास को बढ़ाइए और संभव हो तो इसमें बोरोन और कैल्शियम पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे जो फसल है उसका जो पौध होता है उसका उचित विकास में सहायता करता है। कद्दू की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर और बीज से बीज की दूरी 3 मीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा नवीन, अर्का बहार। कद्दू की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मटीरार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। कद्दू की खेती के लिए खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में।
किसान भाई, यदि आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आप जब कोई फसल उत्पन्न करते हैं तो बाजार में उसे बेचकर उसका लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर फसल का मूल्य संवर्धन किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। कैसे करें दलहनी फसलों का मूल्य संवर्धन, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम जानेंगे कि दलहनी फसलों का मूल्य संवर्धन कैसे करें, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर विशाखा सिंह। दलहनी फसलों की अगर बात करें तो मूल्य संवर्धन क्या है?
मूल्य संवर्धन का स्पेशली दलहनी फसलों में मूल्य संवर्धन या खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अवेलेबल होते हैं जो दलहनी फसलों में हैं, लेकिन शरीर को मिल नहीं पाते अगर उनका हम संवर्धन ना करें या प्रसंस्करण ना करें तो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे चने में एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है और उसको प्रोटीन को अगर हम कच्चा चना खाएंगे तो वो प्रोटीन शरीर को मिल नहीं पाएगी। इसलिए चने में उस चने का प्रोसेसिंग ज़रूरी है, चाहे उसको हम भिगा के उसका अंकुरण करके उसको हम फुला के उसको पीस के या उसका छिलका उतार के जिस भी तरीके से अगर हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर हो गया, ऐसे ही सोयाबीन में सैपोनिन्स होता है, फाबा बीन में फेविज़म होता है, लेथायरोजन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं जो शरीर को, वो प्रोटीन युक्त है चना दलहनी फसलें, लेकिन अगर हम उसको खाते हैं बिना प्रोसेसिंग के, अगर कच्चा खाते हैं तो वो हमें मिल नहीं पाता है। और दूसरा इसका कारण है कि जैसे प्रोटीन का जो, क्योंकि मुख्य स्रोत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर ने भी बोला है कि बेस्ट अगर शाकाहारी भोजन में जाएं तो प्रोटीन एक सबसे बेहतर सोर्स है, प्रोटीन का सबसे बेहतर सोर्स है दलहनी फसलें। तो दलहनी फसलों को बच्चे कम खाते हैं, क्यों डायरेक्ट अगर हम दाल के रूप में अगर लेंगे तो आप देखेंगे बच्चे कम खाएंगे। उनको स्वादिष्ट खाना चाहिए, उनको आकर्षित हो, जो थोड़ी सी लुक में भी अलग हो, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस वजह से मूल्य संवर्धन हम कर सकते हैं। और झारखंड में ये नेशनल हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से प्रोडक्ट देंगे तभी वो खाएंगे, सिंपल नहीं खाएंगे। और बेरोजगारी भी एक कारण है कि अगर हम मूल्य संवर्धित पदार्थ बना रहे हैं जिससे डिमांड बढ़ेगी, जैसे आप 1 किलो अरहर की दाल, उड़द की दाल बेचेंगे तो उतना मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन उसी का अगर प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो उसका 4-5 गुना ज़्यादा मूल्य मिलेगा। मूल्य संवर्धन के लिए अगर हम एक तो अपने खुद के कंजप्शन के लिए कर सकते हैं, दूसरा हो गया कि हम मार्केट में, मतलब मार्केट पर्पस से कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए। तो उसमें हम एक किसान हो गए या कुछ किसानों का ग्रुप हो गया, समूह हो गया, वो एक साथ मिलके एक कुटीर या लघु उद्योग के माध्यम से मूल्य संवर्धन करके और फिर उसको मार्केट में ले जा सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, जैसे एक तो बड़ी हो गई। तो यहाँ पे जैसे झारखंड में देखा गया कि पारंपरिक रूप से अरहर और उड़द की खेती की जाती है। तो अगर उड़द की दाल का हम बड़ी बनाएं, या चने का भी कुछ लोग खेती करते हैं, तो चने की दाल की बड़ी बनाएं, उसमें अगर हम सफ़ेद कुम्हड़ा, जो सफ़ेद कद्दू बोलते हैं, वो मिक्स करके अगर बड़ी बनाएं, उसका पैकिंग करके बेचें तो उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। साथ में बेसन का पापड़ बनाते हैं, तो बेसन में कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले, मिर्च, नमक, ये सब ऐड करके और पापड़ बना के सुखा के पैकिंग करके बेच सकते हैं। उसका दाल मोठ की नमकीन बनती है, मूंग की नमकीन बनती है, दाल का सेव बनता है, और ऐसे बेसन का लड्डू बनता है, और ऐसे भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि हम वो बना सकते हैं। एसएचजी ग्रुप है, जो समूह वाले ग्रुप है, वो इसको ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे कि दलहनी फसलों के लिए छोटे उद्योग जो हैं उन्हें कौन सी मशीन जरूरी आएगी और क्या कुछ करें कि उत्पादन ज़्यादा हो और लोग रोजगार सकें? जी, शुरुआती स्टेज में तो हम महिलाओं को यही बोलेंगे कि वो बहुत मशीनरी की तरफ ना जाएं। वो जो घर में अवेलेबल है, जैसे बड़ी बनाने के लिए सिर्फ ग्राइंडर की ज़रूरत होती है या सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, तो घर में जो अवेलेबल है उसी से छोटे तौर पे शुरू करें और धीरे धीरे अपने जो लोकल मार्केट है, जो गांव के एक टोला मोहल्ला का जो दुकान होता है, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे रखना शुरू करें। और जब लगे कि वो डिमांड में आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे मार्केटिंग करें। तो उसके बाद हम मशीनों पे जाएंगे। तो पहला हो गया कि हमें इसके लिए मेन है कि हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो प्रशिक्षण हमें अपने जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं, तो वहाँ से संपर्क करें, प्रशिक्षण लें, और उसके बाद वहीं पे पता चलेगा कि क्या कौन सा, अगर हमें लोन लेना है, उद्योग के लिए कुछ लोन लेना है, बैंक से किस प्रकार से संपर्क करना है, या कैसे कोई इक्विपमेंट लेना है तो सब्सिडी पे कैसे लेना, वहाँ से ही जानकारी ले लें। और उसके बाद स्मॉल स्केल पे इसको लघु उद्योग के रूप में इसको स्टार्ट करें। और दूसरा है कि इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें कि पैकिंग जब आप कर रहे हैं तो पैकिंग अच्छे से करना है, सील पैकिंग सीखना है। उसके बाद लेबलिंग करने में वो प्रोडक्ट बना कब है
उसका एक्सपायर डेट कब है, कब वो और उसका वजन कितना है, उसका मूल्य कितना है। कम से कम ये 4 इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाते हैं। और इस और जोड़ रहा है, उसमें महिलाएं काफ़ी इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन और देखा जाए तो मोहल्ले में, घरों में ये ज़्यादा प्रोडक्ट बन भी रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिस कारण से महिलाएं कुछ हट रही है। तो उनके लिए तो यही है कि वो पहले अपने लोकल जो गली मोहल्ले का जो दुकान है वहाँ पे 2-4 पैकेट करके रखना शुरू करें। हाँ, अब जब सभी लोग रेडी टू ईट प्रोडक्ट खाना चाहते हैं, अगर उनको पता चल जाएगा कि बहुत प्योरिटी से बना है, कि इसमें केमिकल कम पड़े हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, महिलाएं बनाई हैं, तो सब लोग खाएंगे। तो लोकल से शुरू करें, धीरे धीरे शहरों में आएँ, और लेकिन पहले लोकल लेवल पे शुरू करें। तो आपने देखा कि दलहनी फसलों का मूल्य संवर्धन करने के बाद उसका क्या वैल्यू हो जाता है और कैसे करें, इस बारे में हमारे विशेषज्ञ ने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ किसान भाई बहन वृक्षारोपण करते हैं, क्योंकि उससे भी कई तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। वृक्षारोपण से जुड़ी जानकारी अगले कार्यक्रम में, तो आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे कि नए जो फल बाग लगाते हैं उनका प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं रविंद्र सिंह जी। जो किसान भाई नए फल बाग लगाने की जो तैयारी करते हैं वो कैसे करें, और इसकी देखभाल की जो आती है बात, तब क्या कुछ किसान भाइयों, अभी का जो समय है, जो भी नए बाग लगाए गए हैं उनकी देखरेख के लिए ही की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, और इसमें जो हमारे नए बाग होते हैं, जो नए छोटे पौधे होते हैं, उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना और मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा हमने बताया कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तो सबसे पहले जो नए बाग होते हैं उसमें नियमित अंतराल पे हमको सिंचाई की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, उनकी जड़ें अभी जो ज़मीन होती है उसके ऊपरी भागों में ही होती हैं, तो पानी की कमी जो नए पौधों की वृद्धि एवं विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके लिए हमें नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर संभव हो तो अपने नए बागों में हमेशा ड्रिप प्रणाली के माध्यम से ही सिंचाई करें, और इस साथ ही साथ ड्रिप के साथ साथ तो आप सिंचाई कर रहे हैं तो न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि इसके साथ अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग यानी का जो उसका जड़ क्षेत्र होता है, पौधे का जो थाला होता है, उसको ढकना होता है। इसके लिए आप जो आपकी धान की पुआल है उससे भी आप ढक सकते हैं। सूखी घास, पत्तियां आदि अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो उससे भी आप ढक सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जो मल्चिंग की प्लास्टिक उपलब्ध होती है उसके माध्यम से आप लोग थाले को ढक सकते हैं। तो इससे क्या होता है, न सिर्फ खरपतवारों का थाले में अच्छी तरह से नियंत्रण होता है, बल्कि जो मृदा नमी होती है उसका भी अच्छे प्रकार से संरक्षण होता है, और कम पानी में ही हमारे जो पौधे होते हैं उनके जड़ क्षेत्र में टपक सिंचाई के माध्यम से लगातार पानी गिरता रहता है, तो उनके पानी की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है और अधिक मात्रा में हमें पानी का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें कि कभी कभी देखा जाता है कि जो पौधे लगाए हैं वो सूखने लगे, तो किस कारण से होते हैं और उनका उपाय कैसे? किसान भाइयों, अगर जैसा हमने बताया कि तो सिंचाई पे ध्यान दें, और अभी का जो समय है उसमें पाले से पौधों के क्षतिग्रस्त होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। विशेष रूप से अगर नए बाग लीची के और अमरूद के बाग हैं तो इसमें चीज़ें होती क्या हैं कि जो नए पौधे होते हैं वो बूटी के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, या इसको एयर लेयरिंग भी बोलते हैं, और उसमें जो जड़ें होती हैं उसमें मुख्य जड़ नहीं पाई जाती है, जैसा कि आम के पौधों में होता है, जो कि ग्राफ्टिंग से तैयार किए जाते हैं। तो उथली जड़ें होती हैं, पौधों के ऊपरी भाग में ही जड़ें स्थित होती, ज़मीन के ऊपरी भाग में ही जड़ें स्थित होती हैं, तो इसलिए उन पे सिंचाई के साथ साथ सिंचाई का हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें मरने की संभावना बहुत अधिक देखी जाती है। तो जैसा हमने बताया कि ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें, उसके साथ साथ मल्चिंग का प्रयोग करें, और अभी का जो मौसम है उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान दीजिए। एक तो जो पाले से बचाव के लिए पौधे के चारों तरफ आप बांस की खपच्चियाँ लगा के 3 तरफ या 4 तरफ, और उसको पॉलीथीन शीट से, या अगर आपके पास उपलब्ध है तो पुआल से उसको ढक दीजिए, जिससे जब रात्रि में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है या पाले की आशंका होती है, उससे नए पौधों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, बाग में हमें साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो नए बागों के बीच में, कतारों के बीच में सब्जियों की अंतर्वर्ती फसली खेती करते हैं, जो कतारों के बीच में लगाते हैं, जो हम लोग के पास स्थान उपलब्ध होता है। तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि उन सब्जियों का हमें कीट एवं रोगों का नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका समय समय पर नियंत्रण करते रहें। जो भी किसान भाई खेत को खाली छोड़े हुए हैं
वो इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो पौधे हैं उनको जड़ क्षेत्र को प्रभावित ना करते हुए आपको इस प्रकार से जुताई करनी है कि हमारे खेत में खरपतवार का भी नियंत्रण होता रहे, साफ़ सफाई बनी रहे और हमारे पौधे भी प्रभावित ना होने पाए। तो नए फल बाग अगर हमारे किसान भाई जो लगाना चाह रहे हैं, वो कौन कौन पौधों का प्रयोग करें ज़्यादा कम समय में ज़्यादा उत्पादन? किसान भाइयों, अगर हम पौधों की बात करते हैं तो इसके लिए आप जो आम के कलमी पौधे हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। हालांकि जो अभी समय है वो समय है कि जो नए बाग हमारे लग चुके हैं उनकी देखभाल का। इसी प्रकार से अगर लीची और अमरूद के बाज़ार में जो बूटी द्वारा या एयर लेयरिंग के माध्यम से तैयार किए हुए पौधे आपको मिलते हैं, तो इसमें हमारी अनुशंसा यही रहेगी कि आप, जैसे कई बार देखा जाता है कि नए पौधों में रोग एवं कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है, खासकर पत्ती धब्बा रोग अगर दिख रहा है आपको तो उसके ऊपर किसी भी फफूंदनाशी का जैसे हेक्साकोनाजोल का आप एक स्प्रे कर सकते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से। और इसी प्रकार से अगर आपको कोई कीट से ग्रसित पौधे दिखाई देते हैं तो उसके लिए आप सामान्य कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल के इसका अगर आप छिड़काव करते रहते हैं नियमित अंतराल पे तो रोग और कीटों से भी आपकी समुचित सुरक्षा हो जाती है। परंतु किसान भाइयों, जैसा हमने बताया कि जो आपका अभी का समय है इसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है निम्न तापमान से अपने पौधों को कैसे बचाया जाए। और उसके अलावा आगे का भी जो समय है जहाँ पानी की कमी जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से देखी जाती है तो वहाँ पे हमारी अनुशंसा रहेगी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति से ही आप बूंद बूंद प्रणाली से ही सिंचाई करें तो पानी की भी बचत होगी और जो पौधों का वृद्धि एवं विकास है वो भी नहीं प्रभावित होगा। तो जब पहले शुरुआत में जब पौधे लगाते हैं बागों में तो उस समय पौधे छोटे होते हैं, उसी समय अगर सब्जी की भी फसल खेती करते हैं तो कौन से सब्जी लगाएं कि पौधों को नुकसान ना हो? किसान भाइयों, जो कि पौधे छोटे हैं उनका जो छत्रक होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो बीच का खाली स्थान होता है उसको अगर हम समुचित तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमारे छोटे पौधों का देखभाल अच्छी हो जाती है और हमारे जो किसान भाई अच्छी ज़मीन को, अपनी उपजाऊ ज़मीन को फल बाग लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो शुरुआती लागत है वो भी इसमें उनको वापस मिल जाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सब्जियों की खेती करनी चाहिए। अभी का जो रबी का मौसम है तो रबी के लिए लगभग जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, चाहे गोभी वर्गीय सब्जियां हों विशेष रूप से या कोई दलहनी सब्जी हो, इसका आप आराम से उसमें उसका समायोजन कर सकते हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यही कहेंगे कि जो फल की हमारे बाग हैं उसकी जो कतारें हैं उसके बीच में इस प्रकार से सब्जियों का प्रबंधन करें या सब्जियों का समायोजन करें कि जो पौधे का जड़ क्षेत्र है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो भूमि में ऊपर होती हैं और अगर जड़ें क्षतिग्रस्त होती हैं तो पौधों के भी क्षतिग्रस्त होने की, उनकी मरने की संभावना अधिक होती है। तो इसीलिए जब भी आप उसके बीच में कोई सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उसमें कीट एवं रोगों के प्रबंधन पे और उनकी साफ सफाई पे, विशेष रूप से खरपतवार नियंत्रण पे विशेष ध्यान दें, जो कि रोगों एवं कीटों के फैलने का भी कारण ज़्यादा बनता है। इसीलिए खरपतवार पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर जैविक कीटनाशक की बात करें तो कौन सा कीटनाशक उपयोगी होगा और उसको बनाने और इस्तेमाल करने की क्या व्यवस्था है? किसान भाइयों, अगर आप जैविक तरीके से अपने फल बाग का प्रबंधन करना चाहते हैं या अपनी जो भी सब्जियां लगाई हैं उसका जैविक तरीके से आप उत्पादन कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी अनुशंसा होगी कि आप अगर कीटनाशी का प्रयोग करना चाहते हैं तो नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग करें या अगर आपके पास उपलब्ध हो तो करंज तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नीम आधारित कीटनाशी है तो उसका 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। अगर जैसा कि झारखंड राज्य में देखा जाता है कि करंज के जो पेड़ होते हैं उसका यहाँ पे क्षेत्रफल अच्छा खासा मिलता है, तो किसान भाइयों को करंज तेल नीम तेल की तुलना में ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो पाता है। तो उसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करते रहेंगे तो उसका आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसका आपको नियमित अंतराल पे अगर आप छिड़काव करते हैं तो समुचित नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशी की तरह ही ये 1 से 2 स्प्रे में अपना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो अगर आप बचाव के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, नियमित अंतराल पे 15 से 20 दिन पे इसका छिड़काव करते रहें तो आपका जो कीट है वो पौधों तक नहीं आता है और पौधों का भी बचाव अच्छी तरह से हो सकता है इसका। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर नए फल बाग आप लगाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना होगा और जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया उसका अगर उपयोग करते हैं तो आपके पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ सब्जी फसलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों आपने कि वृक्षारोपण करके भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आज के कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि आप अपनी बातें हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।